मेरी 35 साल की कुंवारी बहन कई साल बाद घर आई थी। शादी में दिलचस्पी न होने की वजह से पापा से लड़ाई झगड़ा करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं पर रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तब मैंने कपड़े पहनते वक्त मेरी जीन्स की चैन गलत जगह पर अटक गई। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया था। वह बोली, तुम तो अभी 16 साल के हो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब तो बहुत बड़ा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। कुछ समय पहले मेरी दीदी रिया कई सालों बाद हमारे घर आई थीं। वो 30 साल की थीं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, इसलिए दोपहर को जब मैं स्कूल से घर लौटता तो घर पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। शायद यही वजह थी कि पापा ने दीदी को हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया था। जब दीदी घर आईं तो उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, राहुल, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। उनका मेरे साथ होना बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया और मैंने खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ शेयर किया। दोपहर को स्कूल से लौटने पर दीदी मेरे हाथ से बैग लेती, खाना परोसती और मेरा हर ख्याल रखती। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता। पर दीदी के आने का एक और कारण था, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। मेरी कम उम्र में ही इस बीमारी ने मुझे कमजोर बना दिया था। हर दिन मुझे एंटी थायराइड इंजेक्शन लेना पड़ता था और इसके लिए घर पर एक मेल नर्स आता था। नर्स करण हर दिन दोपहर में आता। उसकी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। उसकी बातों और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जब करण आता तो दीदी अक्सर उसे चुपचाप देखती रहती। मैं इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि दीदी करण के बारे में कुछ छिपा रही हैं। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रहा था और अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि दीदी खिड़की के पास खड़ी थीं और किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे से बोली, ये बात राहुल को नहीं पता चलनी चाहिए। जो हुआ वो बहुत गलत था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने करवट बदलकर सोने का नाटक किया, लेकिन अब मेरे मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। आखिर दीदी मुझसे क्या छिपा रही थीं? करण के साथ उनका क्या रिश्ता था? और ऐसा क्या हुआ था जिसे मुझे नहीं जानना चाहिए? अगले दिन मैंने दीदी की हर हरकत पर ध्यान देना शुरू किया। करण जब आया तो दीदी की नजरें उससे मिलने के बजाय झुक गईं। और उस दिन करण के जाने के बाद मैंने दीदी के कमरे में एक कागज का टुकड़ा पाया। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये मेरी जिंदगी में एक ऐसे राज का दरवाजा खोलने वाला था जिसे जानने के बाद सब कुछ बदल सकता था। आखिर दीदी और करण का क्या सच था? क्या यह सच मेरी जिंदगी पर कोई असर डालने वाला था, या यह सिर्फ एक गलत फहमी थी? कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि घर के हॉल में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं धीमे कदमों से उस ओर बढ़ा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जब मैंने हॉल में झांका तो दीदी वहां खिड़की के पास खड़ी थीं। वह किसी चीज को देख रही थीं, लेकिन उनका चेहरा तनावग्रस्त और गंभीर था। उनके हाथ में एक डायरी थी जो शायद उन्होंने हमारे स्टडी रूम से उठाई थी। मैंने धीमे से उनसे पूछा, दीदी, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी आवाज सुनते ही वह चौंक गईं और जल्दी से डायरी को पीछे छुपाने की कोशिश करने लगीं। उनके चेहरे पर एक डर और झिझक साफ झलक रही थी। मैंने आगे बढ़कर पूछा, आपके पास ये डायरी क्यों है और आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई। तुम जाओ और सो जाओ। लेकिन उनके शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव बोल रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दीदी, अगर कुछ परेशानी है
तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैंने आपकी रातों के अजीब व्यवहार को भी नोटिस किया है। कृपया मुझे सच बताइए। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने से डर रही हूं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ समय से किसी मानसिक तनाव से जूझ रही थीं। उन पर एक भारी दबाव था जो वह किसी से साझा नहीं कर पा रही थीं। उनका रातों का व्यवहार इसी मानसिक स्थिति का नतीजा था। उन्होंने कहा, यह डायरी हमारी माँ की है। इसमें उनकी पुरानी बातें लिखी हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। माँ ने अपने संघर्ष और दुखों के बारे में लिखा है जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाई। अब वह बातें मुझे डराने लगी हैं। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि दीदी को मेरी मदद की जरूरत है। मैंने उनसे वादा किया कि हम इस समस्या का समाधान मिलकर ढूंढेंगे। चारों ओर नजर दौड़ाई तो दीदी को मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़ा पाया। वो हल्के से दरवाजे की ओर झांक रही थीं। मैं सोच में पड़ गया, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? मन में सवाल उठने लगा। मैंने उनके पास जाने की सोची, लेकिन तभी वो पलटकर मेरे कमरे की ओर आ गईं। अगर मुझे देख लेती तो शायद उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं। इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह लौट आया और सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी भी कमरे में आईं। वो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गईं, लेकिन उनका व्यवहार अजीब लग रहा था। वो मेरे पास आईं और बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरने लगीं। उनका ये अनकहा स्नेह मुझे थोड़ा असमंजस में डाल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी किसी उलझन में हों। अगले दिन दोपहर को घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। दीदी मुझे पढ़ाई करा रही थीं। मैंने उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए सहजता से पूछा, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी बस एक जिम्मेदारी है, लेकिन अब लगता है किसी का साथ होना जरूरी है। पर अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि सही जोड़ीदार मिलना मुश्किल हो गया है। उनके जवाब में कहीं एक अधूरी उम्मीद थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने फिर सवाल नहीं किया और चुपचाप पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंकल मुझे इंजेक्शन देने आए। इंजेक्शन लेने के बाद मैं सो गया। जब जागा तो भूख लग रही थी। मुझे पास्ता खाने का मन हुआ। मैंने दीदी से कहा, दीदी, क्या मेरे लिए पास्ता बना दोगी? वो मम्मी के कमरे में थीं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा वो किसी गहरी सोच में थीं। बारिश की बूंदों ने जैसे ही खिड़की पर दस्तक दी, मैं अपनी किताब बंद कर खड़ा हो गया। दीदी अभी अभी नहाकर बाहर आई थीं। उनके गीले बाल और हल्के गुलाबी गाउन ने कमरे को एक अलग सी महक और चमक से भर दिया। वह अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे वह कोई पुरानी यादों में खो गई हों। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि वह इतने ध्यान से क्या देख रही हैं। मेरी भूख अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी और मैं कमरे के अंदर चला गया। अरे राहुल, उठ गए? बताओ, कैसी लग रही हूं? दीदी ने हंसते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आप तो हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या आप पास्ता बना सकती हैं? दीदी ने हंसते हुए मेरे गाल पर हल्की सी थपकी दी। तुम्हें तो हमेशा खाना ही चाहिए। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाती हूँ। कुछ ही देर में वह पास्ता लेकर आईं और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस रात मैंने महसूस किया कि दीदी के चेहरे पर एक अनकही दुविधा थी, जो शायद उनकी मुस्कान के पीछे छिपी थी। रात को जब मैं पानी पीने के बहाने उठा तो मैंने देखा कि दीदी बालकनी में खड़ी हैं। मैं चुपचाप उनके पास गया और पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी चुप क्यों हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए? यह सवाल अचानक था। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, दीदी, शादी सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि एक भावना है। जब आपको लगे कि आपका साथी आपके जीवन को और बेहतर बना सकता है, तब वही सही समय होगा। दीदी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह मुस्कुराई और कहा, तुम बड़े हो गए हो राहुल, शायद अब तुम समझने लगे हो। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों का मतलब केवल सामाजिक परंपराएं नहीं, बल्कि आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव है। उस रात हमने बहुत सारी बातें की
और एक दूसरे को और बेहतर समझा। राहुल के लिए उसका घर हमेशा एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी चीज देखी जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। वह कमरे में अकेला था और अचानक मम्मी पापा के बीच एक बेहद प्यारी बातचीत ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार क्या होता है। उसने देखा कि मम्मी पापा एक दूसरे के करीब थे और यह प्यार का एहसास उसे गहरे से छू गया। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। राहुल की बड़ी बहन दीदी ने अचानक अपने कपड़े बदले और खुद को ज्यादा सजी धजी हुआ महसूस करने लगी। वह जानता था कि दीदी के मन में कुछ अलग था और उसे महसूस हुआ कि अब दीदी को खुद से ज्यादा समझने की जरूरत थी। कुछ दिन बाद राहुल ने एक दिन दीदी से पूछा, क्या तुम्हें भी किसी के साथ अपना जीवन बिताने की इच्छा होती है? दीदी ने उसकी बात को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, तुम्हारी समझदारी ने मुझे चौंका दिया राहुल। मैं सोच रही थी कि तुम छोटे हो, लेकिन अब समझ आई कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। वह दिन दीदी और राहुल के रिश्ते में एक नई समझ और गहरे संबंध की शुरुआत थी। दीदी ने राहुल को बहुत ही समझदारी से सिखाया कि प्यार केवल शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भावना होती है जिसे सिर्फ समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। राहुल ने महसूस किया कि रिश्ते और भावनाएं समय के साथ बदलती हैं और इसके साथ खुद को भी समझना जरूरी है। राहुल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर गए हुए थे और घर में सिर्फ वह और दीदी अकेले थे। एक दिन दीदी ने उसे बताया, राहुल, तुम्हारे लिए मैंने गोलगप्पे बनाए हैं। वह उसके साथ बैठकर उसे गोलगप्पे खिला रही थी और राहुल धीरे धीरे समझने लगा कि प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह बिना शर्त होता है। दीदी ने राहुल से कहा, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे लिए और भी खास हो। समय के साथ राहुल ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे परिवार से होता है। रिश्तों का सही एहसास उसे समझ में आने लगा। लेकिन फिर एक दिन राहुल अचानक बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिसमें उसने अपनी कल्पनाओं में एक अलग दुनिया बनाई। यह उसके अंदर चल रहे तनाव और भावनाओं का परिणाम था, क्योंकि वह कभी भी खुद से अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाया था। जब राहुल आईसीयू से बाहर आया तो मम्मी पापा ने उसे और उसकी भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश की। दीदी भी उसके पास आई और माफी मांगी। वह बोली, राहुल, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन कभी अपनी दुनिया में खो गई। तुम्हारी वजह से ही मुझे सही रास्ता मिला। इस घटना के बाद राहुल और उसके परिवार ने यह समझा कि एक स्वस्थ और प्यार भरा रिश्ता केवल तब बनता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, समय बिताते हैं और एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं। प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का नहीं होता, ये परिवार के हर सदस्य के बीच भी होता है। संदेश: रिश्ते समय और समझदारी से मजबूत होते हैं। बच्चों को प्यार और ध्यान देना न केवल उनका मानसिक और भावनात्मक विकास करता है, बल्कि यह परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे से जुड़ने का एक नया तरीका भी देता है। बिल्कुल, बच्चों को सच्चे प्यार और ध्यान की जरूरत होती है ताकि वे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ बड़े हों। जब परिवार में प्यार और समर्थन का माहौल होता है तो बच्चों में सुरक्षित और स्थिर होने का एहसास होता है। यही नहीं, यह रिश्तों में समझदारी और आपसी विश्वास को भी मजबूत करता है, जिससे परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। इस प्रकार परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वह माता पिता हों या बच्चे। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझना बेहद जरूरी होता है। जब हर सदस्य दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करता है तो यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि परिवार के भीतर एक गहरी और स्थायी समझ भी बनती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और खुले दिल से संवाद करते हैं तो यह उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने विचार और भावनाएं स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जहां वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनते हैं। यही वह समय होता है जब परिवार के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं,
क्योंकि हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहता है। इसके साथ ही परिवार के साथ बिताए गए समय का महत्व भी बढ़ता है। छोटे छोटे पल जैसे एक साथ खाना खाना, खेल खेलना या बस बातों में समय बिताना रिश्तों को और गहरा बनाता है। ये छोटे छोटे पल परिवार के बीच एक मजबूत बंधन की तरह काम करते हैं, जो कठिन समय में भी एक दूसरे को सहारा देने का जरिया बनते हैं। जब परिवार में प्यार, समझदारी और समय की कीमत होती है, तो कोई भी बाहरी चुनौती उसे कमजोर नहीं कर सकती। इस तरह से परिवार का हर सदस्य अपने जीवन की हर दिशा में समृद्ध होता है और रिश्ते भी लगातार और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। ठंड की रात और अंकल जी की मदद। सर्दियों की एक कड़ाके की रात थी। चारों ओर घना कोहरा और बर्फीली हवा का शोर था। मैं तब सिर्फ 16 साल की थी और हमारे गांव का तापमान हिमांक से नीचे जा चुका था। घर के सभी सदस्य सो चुके थे। मैं अपने कमरे में अकेले सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। रजाई ओढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की सुइयां मेरे शरीर को चुभ रही हों। मैं कांपते हुए अपने बिस्तर से उठी और रसोई की ओर गर्म पानी या कुछ और खोजने के लिए चली, लेकिन वहां भी ठंड का ही साम्राज्य था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अंकल जी का कमरा पास में है और उनकी रजाई हमेशा गर्म होती है। डरते डरते मैं उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खटखटाया। भीतर से धीमी आवाज में "आ जाओ" सुनाई दी। मैं कांपते हुए अंदर गई और कहा, "अंकल जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं।" अंकल जी ने तुरंत अपनी रजाई का एक हिस्सा उठाया और मुझे उसमें बुला लिया। उनकी रजाई के भीतर का माहौल गर्म और राहत देने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा, "डर मत, सब ठीक हो जाएगा, गर्म हो जाओगी।" उन्होंने मेरे हाथ पैर रगड़कर गर्म करने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे ठंड से राहत मिलने लगी। उनकी मदद और देखभाल ने मुझे उस रात एक नई सीख दी। अपने प्रियजनों की मदद करना और सहारा बनना कितनी बड़ी बात होती है। वह रात मेरे लिए सिर्फ ठंड से राहत पाने की नहीं, बल्कि यह महसूस करने की भी थी कि इंसानियत और सच्चे रिश्ते हर कठिनाई को आसान बना सकते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने जब खिड़की से झांका तो मैं एक नई ऊर्जा के साथ उठी। ठंड की वह रात मेरे लिए एक जीवन भर की याद बन गई। ठंड की रात और अंकल जी की देखभाल। जारी रजाई के भीतर धीरे धीरे ठंड से राहत मिल रही थी, लेकिन मेरा मन अभी भी अस्थिर था। मेरे कांपते हाथ पैर को देखकर अंकल जी ने धीरे से कहा, "बेटा, ठंड से घबराना नहीं चाहिए। ये बस कुछ समय की बात है। शरीर को गर्म रखना सबसे जरूरी है।" उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जो ठंड के उस माहौल में भी मुझे हिम्मत दे रही थी। उन्होंने अपने पास रखी छोटी कांच की बोतल से गर्म तेल निकाला और मेरे हाथ पैरों पर मलने लगे। उनकी हरकतों में एक अपनापन और अनुभव था। धीरे धीरे मेरी उंगलियां जो पहले सुन्न हो चुकी थीं, अब हल्की हरकत करने लगीं। उन्होंने फिर कहा, "जब भी ज्यादा ठंड लगे, कोशिश करना कि शरीर चलता रहे। ठंड में लेटे रहना खतरनाक हो सकता है।" मुझे यह बातें बहुत महत्वपूर्ण लगीं। उनकी रजाई की गर्माहट के साथ साथ उनकी बातों ने मेरा डर पूरी तरह से खत्म कर दिया। रात का खास लम्हा थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कंबल और लपेटते हुए कहा, "चलो रसोई में चलते हैं, वहां कुछ गर्म चाय बना लेते हैं।" मैं पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन उनकी मुस्कान और आत्मीयता ने मुझे प्रेरित किया। हम दोनों रसोई में पहुंचे। अंकल जी ने चूल्हे पर लकड़ियां जलाईं। आग की लपटें जैसे कमरे को रोशन कर रही थीं और मेरे भीतर नई ऊर्जा जगा रही थीं। उन्होंने अदरक और मसालों से भरी चाय बनाई और मेरे हाथ में एक कप थमाया। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो लगा जैसे ठंड पूरी तरह गायब हो गई हो। चाय के साथ उन्होंने मेरे बचपन की बातें छेड़ दीं। "याद है जब तुम छोटी थी और पहली बार गांव आई थी? उस दिन भी तुम ठंड से कांप रही थी और मैंने तुम्हें अपनी जैकेट पहनाई थी।" उनकी बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। वह पल इतना खास था कि मुझे लगने लगा जैसे उस ठंड की रात ने हमें और करीब ला दिया हो। सुबह की नई शुरुआत उस रात के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन अब ठंड का कोई डर नहीं था। सुबह जब उठी तो खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं। मुझे लगा
जैसे रात भर की ठंडक और अंधेरा अब खत्म हो चुका है। जब मैं अंकल जी के पास गई तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, तो अब डरती हो ठंड से? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल जी, आपकी मदद और प्यार ने सब कुछ आसान कर दिया। उस दिन से मैंने सीखा कि कठिन समय में किसी का सहारा बनना और दूसरों के लिए खड़ा होना ही असली रिश्तों की खूबसूरती है। रसोई में चाय पीते हुए अंकल जी ने अचानक कहा, तुम जानती हो, ठंड जितनी बाहर होती है उससे ज्यादा कभी कभी हमारे भीतर घर कर जाती है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, प्यार और एक दूसरे का सहारा। उनकी बातों ने मेरे भीतर एक गहरा एहसास जगाया। चाय खत्म करने के बाद उन्होंने चूल्हे के पास रखे तवे पर गुड़ और अदरक के साथ गर्म रोटी बनाई। उस रोटी का हर टुकड़ा जैसे ठंड को पूरी तरह पिघला रहा था। ये खाओ बेटा, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में जो स्नेह था वह मुझे बहुत गहराई तक छू गया। रात के कुछ और पल रोटी खाने के बाद मैं फिर से उनके पास बैठ गई। ठंड से बचने के लिए हम दोनों रजाई में दुबक गए। इस बार माहौल और भी अलग था। अंकल जी ने मुझे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे उन्होंने बचपन में सर्दियों से लड़ाई की थी, कैसे उनकी माँ, मेरी दादी, उन्हें एक मोटा कंबल बनाकर देती थीं। उनकी कहानियों में एक अलग ही मिठास थी। हर शब्द में उनकी जिंदगी के संघर्ष, उनकी ममता और रिश्तों की अहमियत झलक रही थी। मैं पूरी तरह से उनकी बातों में डूब गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और उस ठंड की रात ने हमें और करीब ला दिया हो। सुबह का नया सूरज जब सुबह हुई तो रजाई के अंदर से उठते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक नई ताकत भर गई है। अंकल जी पहले ही उठ चुके थे। वह आंगन में लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, कल रात आपकी मदद के बिना शायद मैं इतनी आसानी से ठंड को नहीं झेल पाती। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, इंसान को बस थोड़ा सहारा चाहिए। एक दूसरे की मदद ही हमें मजबूत बनाती है। वह पल मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक था। रिश्तों की ताकत और गर्मजोशी ही वह चीजें हैं जो हमें सबसे कठिन समय में भी जीत दिलाती हैं। मैंने अंकल जी को कसकर गले लगा लिया। वह पल इतना खास था कि उसकी गर्माहट मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। यादें जो हमेशा रहेंगी। उस दिन के बाद से हर बार जब भी ठंड आती है मुझे वह रात याद आती है। अंकल जी की बातों, उनके प्यार और देखभाल ने मेरे दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिट सकती। ठंड अब मेरे लिए केवल मौसम नहीं रही, बल्कि रिश्तों की गर्माहट का प्रतीक बन गई। रिश्तों की सर्द रात और गर्मजोशी का एहसास, सुबह की सुनहरी किरणें अब पूरे आंगन में फैल चुकी थीं। हल्की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी, लेकिन अब वह ठंड डरावनी नहीं, बल्कि ताजगी देने वाली लग रही थी। अंकल जी मेरे लिए सुबह के नाश्ते में गर्म परांठे बना रहे थे। उनकी हर हरकत में स्नेह झलक रहा था। तुम्हें पता है बेटा, उन्होंने परांठा पलटते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ठंड से डरने की बजाय उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार करना सीखा था। मेरी माँ कहती थी कि अगर रिश्तों की गर्मी हो तो कोई भी ठंड टिक नहीं सकती। उनकी बात सुनते सुनते मेरी आंखों के सामने उनका संघर्ष और ममता का चेहरा उभरने लगा। उन्होंने अपने जीवन के हर कठिन पल को सहा, लेकिन अपने परिवार के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बने रहे। यादों का आईना नाश्ता करने के बाद मैं उनके पास बैठ गई। मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो अनुभव और प्यार से आती है। उन्होंने मुझे अपने बचपन के कुछ और किस्से सुनाए। जब मैं छोटा था, हमारे पास इतना भी नहीं होता था कि सर्दियों में सबके लिए रजाई बना सकें। माँ हमेशा खुद ठंड सहती और हमें रजाई में छुपा देती। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने अपनों के लिए त्याग करना ही असली प्यार है। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ते में सच्ची गर्मजोशी होती है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। एक और खास पल शाम को, जब सूरज ढलने लगा और ठंड फिर से बढ़ने लगी, तो अंकल जी ने मुझे आंगन में बुलाया। उन्होंने लकड़ियां जलाकर अलाव तैयार किया। हम दोनों अलाव के पास बैठे और उन्होंने कहा, देखो, यह आग ठंड को हराने का प्रतीक है। जीवन में जब भी ठंडे और कठिन समय आए तो इसी तरह रिश्तों और अपने भीतर की आग को जलाए रखना।
यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। उनकी यह बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक बस गई। मैंने महसूस किया कि रिश्ते भी इसी आग की तरह होते हैं। अगर उन्हें ध्यान और प्यार से जलाए रखा जाए तो वे हमेशा रोशनी और गर्मी देते हैं। रिश्तों की अहमियत का सबक उस रात मैंने सोने से पहले अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, ठंड की रातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में गर्मजोशी कितनी जरूरी है। ये गर्मजोशी केवल आग से नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ बिताए गए पलों से मिलती है। अंकल जी की बातों और उनके साथ बिताए गए उस समय ने मुझे रिश्तों की असली ताकत का एहसास कराया। उन्होंने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी सर्दी या कठिनाई आए, अगर हमारे पास अपने अपनों का प्यार और सहारा है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। संवेदनशीलता और रिश्तों की बुनियाद अलाव की आग धीरे धीरे बुझने लगी थी, लेकिन उस रात अंकल जी की बातें मेरे मन में गहराई तक जल रही थीं। मैं उनके पास बैठी, अलाव की बची हुई गर्माहट महसूस करते हुए, और उनसे एक सवाल किया, अंकल जी, क्या हर रिश्ता इतना मजबूत और सच्चा हो सकता है? अंकल जी ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत सुकून था। उन्होंने कहा, रिश्ते ऐसे नहीं बनते बेटा, उन्हें मजबूत और सच्चा बनाने में समय और त्याग लगता है। जैसे इस अलाव को जलाने के लिए लकड़ियां, धैर्य और मेहनत चाहिए, वैसे ही रिश्तों को भी समय, समझ और प्यार चाहिए। उनकी यह बात मेरे दिल में एक और गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर रिश्ता एक यात्रा की तरह होता है, जिसमें हर कदम को संभल कर चलना पड़ता है। एक अनमोल उपहार अगली सुबह जब मैं उठी तो अंकल जी ने मेरे लिए एक गर्म ऊनी शॉल तैयार की थी। ये तुम्हारी दादी की शॉल है, उन्होंने इसे अपने हाथों से बुना था। जब भी ठंड महसूस हो, इसे ओढ़ लेना। ये तुम्हें सिर्फ सर्दी से नहीं, बल्कि अकेलेपन से भी बचाएगी, उन्होंने कहा। मैंने वह शॉल अपने कंधों पर ओढ़ ली। उसकी नरम गर्माहट ने मुझे न केवल शरीर से, बल्कि आत्मा से भी सुरक्षित महसूस कराया। वह शॉल अब मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि दादी और अंकल जी के प्यार और त्याग का प्रतीक बन गई थी। जीवन का नया नजरिया उस दिन के बाद मैं अपने जीवन को एक नई नजर से देखने लगी। हर रिश्ते में मुझे अंकल जी की बातों की गूंज सुनाई देने लगी। मैंने सीखा कि सिर्फ ठंडा मौसम ही नहीं, बल्कि जीवन की ठंडी मुश्किलें भी प्यार, धैर्य और सहारा देकर हराई जा सकती हैं। अंकल जी का वह प्यार और उनकी सीख मेरे जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर मेरा साथ देने लगी। जब भी मैं किसी कठिनाई में होती, वह शॉल ओढ़कर उनकी बातें याद करती और खुद को मजबूत महसूस करती। कुछ साल बाद वक्त गुजरता गया। पढ़ाई और काम के सिलसिले में मुझे घर से दूर जाना पड़ा। अंकल जी उम्र दराज हो रहे थे, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती, वह उसी गर्मजोशी और अपनेपन से मुझे गले लगाते। एक दिन जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जिंदगी में ठंड हमेशा आती रहेगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर प्यार और समझ का अलाव जलाए रखोगी तो हर ठंड हार जाएगी। उनकी वह आखिरी सीख मेरे लिए अमूल्य थी। वह दिन आज भी मेरी यादों में ताजा है, यादें जो कभी खत्म नहीं होंगी। आज जब भी सर्दी की रात आती है और ठंडी हवा मेरी खिड़की से टकराती है, मैं अंकल जी की बातें और उनका दिया हुआ शॉल याद करती हूँ। वह शॉल आज भी मेरे पास है और जब भी उसे ओढ़ती हूँ, ऐसा लगता है जैसे उनकी गर्माहट मेरे साथ है। उनकी देखभाल, उनकी बातें और वह एक रात ने मुझे सिखाया कि जीवन में मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन रिश्तों की गर्मजोशी हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह के 9 बजे थे जब मैंने भोपाल से पुणे के लिए अपनी बस पकड़ ली। यात्रा में लगभग 16 घंटे का समय लगता है और मुझे ट्रेनों से सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा बस से ही यात्रा करती हूँ। जब मैंने भोपाल के बस स्टैंड पर कदम रखा तो वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई, जिससे मैं आराम से बैठ गई। लेकिन इस यात्रा के दौरान मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी, मेरे पति। कुछ साल पहले जब वह भोपाल ट्रांसफर होकर वहां बस गए थे तो मुझे भी उनके साथ जाने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हें ले आऊंगा। लेकिन वह मुझे कभी वहां नहीं ले गए। मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, हम दोनों पति पत्नी हैं,
अलग रहना ठीक नहीं है, लेकिन उनका जवाब हमेशा यही था कि अभी नहीं, बाद में। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले वह मुझे हर हफ्ते फोन करते थे, फिर महीने में एक बार, और अब तो महीनों तक वह फोन तक नहीं करते थे। एक दिन एक रिश्तेदार से मुझे जो खबर मिली, उसने मुझे चौंका दिया। मेरे पति ने भोपाल में एक दूसरी महिला से शादी कर ली थी। ये सुनकर मैं सदमे में थी और गुस्से से भरी हुई थी। मैंने ठान लिया कि मुझे अब सच्चाई जानने के लिए भोपाल जाना ही होगा। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने पूरी चुपके से अपनी जांच शुरू कर दी, पूछताछ की, और जो मैंने सुना था वह सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैंने दूर से ही देखा। उससे मिलने या बात करने की मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, इस उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए थे, लेकिन उसने मुझे जो धोखा दिया उसे देखकर मेरे दिल पर बड़ा आघात हुआ। मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था और मुझे थकान महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो खत्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी खत्म हो गया था। वो बोला, मैडम, आपको पानी चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी बैग से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने थोड़े घूंट पानी पिया और वह बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे धन्यवाद कहा। अब शाम के करीब 7 बजे होंगे। बस में तेजी से मैं सफर कर रही थी और मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए बताया, पुणे जा रहा हूं। मैंने भी जवाब दिया, मैं भी पुणे जा रही हूं। यह सुनकर उसे थोड़ा अचरज हुआ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बताया कि वह भोपाल में एक इंजीनियर के तौर पर काम करता है। सर्दियों का मौसम था और जैसे जैसे रात हो रही थी, ठंड का असर बढ़ रहा था। मैंने खिड़की के कांच बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी थीं, जिससे ठंडी हवा बस में आ रही थी। मुझे कड़ी ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहना था, लेकिन शॉल लेना भूल गई थी और इसका मुझे खेद हो रहा था। रात के 10 बज चुके थे और ठंड बढ़ती जा रही थी। बस की लाइटें भी बंद हो चुकी थीं। मैं ठंड से कांप रही थी। पास में बैठे एक व्यक्ति ने देखा और अपनी बैग से शॉल निकाल लिया था, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे यह एहसास हो रहा था कि लंबी यात्रा पर जाने के बावजूद शॉल लाना भूल गई हूं। करीब रात के 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने सोचा, चाय पीकर थोड़ी गर्मी ले लूंगी। जैसे ही मैं चाय लेने के लिए बाहर आई, वही आदमी भी उतरा। उसने मुझे देखा और मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गई। आप भी चाय लीजिए, मैंने कहा। वह थोड़ा चौंका और फिर कहा, ठीक है, और मैंने उसकी चाय भी मंगवा ली। हम दोनों ने साथ में चाय पी और हल्की सी बातचीत की। चाय खत्म करने के बाद फिर से बस में बैठ गए। यहाँ आपकी कहानी का पुनर्लेखन किया गया है, जिसमें शब्दों को बदलकर वही भावनाएं और स्थिति बनाए रखी गई हैं। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से वही पुरानी ठंड लगने लगी। तभी उस आदमी ने कहा, मैम, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूं। उसने अपनी शॉल उतारकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उसे भी ठंड लग रही थी और यह उसके लिए ठीक नहीं होगा। मगर वह बहुत जोर दे रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे सहन कर लूंगा। मैंने फिर कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी। वह मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कहा, नहीं, कृपया खुद को तकलीफ मत दीजिए। कुछ देर तक मैं ठंड से कांपती रही। फिर उसने कहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं।
इससे हम दोनों को थोड़ा राहत मिल सकती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वह थोड़ी पास आ गया और मैं भी अपनी तरफ से उसकी ओर झुक गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और फिर यात्रा फिर से शुरू हुई। अब रात के 1 बज चुके थे और कुछ घंटों में हम पुणे पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने पास थे कि उसकी गर्मी से मुझे बहुत राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा असहज हो गया और बोला, मैम, मेरा हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है। क्या मैं आपके... कुणाल ने धीरे से मुझसे पूछा, क्या मैं आपका कंधा पकड़ सकता हूं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो? मैंने बिना कोई आपत्ति किए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जिससे हम एक दूसरे के और करीब आ गए। मैंने उसे धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने मुझे शॉल दी, वरना इस ठंड में मुझे काफी परेशानी होती। वह हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद आता है। उसका ये स्वभाव मुझे बहुत भाया, इसलिए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम कुणाल है। मैंने कहा, मेरा नाम सुनीता है। वह हंसी और बोला, अच्छा नाम है। इस पर मैं थोड़ी शर्मा गई और बस कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठ गए थे कि आसपास के लोग हमें पति पत्नी समझने लगे थे। कुणाल ने कहा, मुझे बस से यात्रा करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा ट्रेन से ही यात्रा करता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस में सफर कर रहा हूँ। मुझे बस से यात्रा करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, अब 2 बज चुके हैं, गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थकावट के संकेत थे, लेकिन फिर भी वह शांत और खुश था। उसने ब्लूटूथ से गाना लगाकर सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, सुनीता, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज सुनते ही नींद आने लगी है। मेरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने मुझे सुरक्षा और आराम का एक गहरा एहसास दे दिया हो। गाड़ी धीरे धीरे पुणे पहुंचने वाली थी और मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। वह मेरे पास आया और हल्के से मेरी कांख में हल्की सी आवाज दी। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थपकी दी, जिससे मेरी आंखें खुलीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, आप गहरी नींद में थीं, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। पुणे आ चुका है, स्टॉप पर न उतर जाती। मैंने उसकी मुस्कान को देखते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा किया आपने मुझे जगाया, वरना सच में मुझे परेशानी हो जाती। वह फिर बोला, आपको कहाँ उतरना है? मैंने बताया, मुझे उस स्टॉप पर उतरना है। उसने चौंकते हुए कहा, सच में? मैं तो समझ रहा था कि आप कहीं और उतरने वाली हैं। मैं हंसी और बोली, हाँ, सच में मुझे वहीं उतरना है। कई घड़ी के बाद हम बस से नीचे उतरे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर बस कुछ गाड़ियां चल रही थीं। रिक्शा मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह घर पहुंच ही जाऊंगी। कुणाल अब भी मेरे पास खड़ा था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? वह हंसते हुए बोला, नहीं, मेरा घर पास में है। मैं सिर्फ रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी बातों से एक गहरी गर्मी और सम्मान का एहसास हुआ, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। हम दोनों करीब आधे घंटे तक वहीं खड़े रहे। फिर उसने मुझसे कहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? बहुत रात हो चुकी है और बाहर रुकना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। उसके सभ्य और सशक्त विचारों ने मुझे भरोसा दिलाया। मैंने कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों उसकी छोटी सी, साफ सुथरी और साधारण सी घर की ओर चल पड़े। घर में दाखिल होते ही उसने कहा, आपका स्वागत है सुनीता जी। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा, धन्यवाद। घर में कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि वह बहुत कम समय यहाँ रहता था, क्योंकि उसका काम भोपाल में ज्यादा होता था। उसकी बातों से साफ था कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। उसने मुझसे कहा, सुनीता जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वह दृढ़ता से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मान ली और उसे अपना हक देने के लिए स्वीकार किया।
हम दोनों अलग अलग जगहों पर सो गए। उस रात की शांति और उसकी उपस्थिति ने मेरे मन पर गहरा असर डाला। अगले दिन सुबह आंख खुली तो सामने दीवार पर घड़ी लटकी हुई थी और समय सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कुणाल जी उठ चुके थे और घर में सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की ओर इशारा किया। मैंने भी ताजगी से नहा धोकर चाय पीने के लिए तैयार हो गई। कुणाल जी ने चाय बनाई और चाय का स्वाद सच में शानदार था। मैंने उन्हें बताया, चाय बहुत अच्छी है, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपना घर देने के लिए बहुत धन्यवाद। कुणाल जी हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ रुकी। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किस्मत में है तो जरूर। हमारे बीच एक हल्का सा वाद विवाद था, लेकिन मैं उनका नंबर लेकर चली आई और 2 दिन बाद फिर से उनसे फोन पर बात की। कुणाल जी ने कहा, क्या तुम आज शाम मेरे घर आओगी? ये प्रस्ताव मुझे थोड़ी देर के लिए चौंका गया, लेकिन मैंने तय किया कि अब मुझे उससे अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। हमने तय किया कि हम गार्डन में मिलेंगे। वहां हमारी मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी बात चुपचाप सुनी और उसके चेहरे पर दुख और संवेदना झलकी। फिर उसने कहा, आज शाम मेरे घर आओ, हम आराम से बात करेंगे। शाम को कुणाल जी मेरे घर आए। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। उस दिन मैंने पिंक रंग की साड़ी पहनी थी। उसे देखकर उसने कहा, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, क्या सच में? वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। रात के समय हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उस पल ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उस पल की चुप्पी में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और भावनाओं की लहर थी, जिसे मैंने महसूस किया लेकिन कह नहीं पाई। उसने धीरे से मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमसे बात करके हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे सारा संसार रुक सा जाता है। मैं चुप रही, दिल की धड़कन को थामते हुए उन शब्दों का वजन समझने की कोशिश करती हुई। ऐसा नहीं था कि मुझे उसके बारे में कोई नई बात समझ आ रही थी, लेकिन उस पल की सादगी में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। उसने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे मेरी आंखों में झांकते हुए कुछ ऐसा कहा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। कभी कभी हम जो महसूस करते हैं उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी को समझे तो वही सबसे खूबसूरत पल होता है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रिश्ते की सीमा को पार करते हुए हम दोनों ने अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़ दिया था और एक दूसरे के दिलों में एक अनकहा समझौता बना लिया था। रात धीरे धीरे गहराती गई, लेकिन हम दोनों के बीच जो खामोश समझ बनी थी वह समय के साथ और भी गहरी हो गई। उस रात को मैंने महसूस किया कि कभी कभी बिना शब्दों के भी हम अपने रिश्तों में सबसे ज्यादा सच्चाई और सामंजस्य पा सकते हैं। वह रात कुछ खास थी, जैसे समय थम गया था, हमारे आसपास की दुनिया एक पल के लिए अदृश्य हो गई थी। सब कुछ शांत था, सिवाय उस खामोश समझ के जो हम दोनों के बीच पसर गई थी। कुछ ऐसा था जैसे हमारे दिल एक दूसरे की धड़कन को सुन सकते थे, जैसे हम एक दूसरे की हर सोच, हर भावना बिना कहे ही समझ सकते थे। उसने धीरे से मुझसे पूछा, तुम क्या सोच रही हो? उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी, जैसे वह मेरे भीतर के किसी अनकहे सवाल को जानने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर मन ही मन सोचा कि क्या मैं इस पल को पूरी तरह समझ पा रही हूं? क्या वह वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस कर रही हूं? मैंने चुपके से कहा, मैं सोच रही हूं कि हम कितनी बार खुद को दूसरों से जोड़ते हैं, बिना ये समझे कि ये कनेक्शन कितना गहरा हो सकता है। कभी कभी हम तो बस खुद को ही नहीं समझ पाते, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमें सही मायने में देखे, समझे और बिना शर्त के अपनाए, तो ये एहसास किसी और दुनिया जैसा लगता है। उसने मेरा हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुम्हारी बातों में एक सच्चाई है, उसने कहा। कभी कभी हमें खुद को खोने की जरूरत होती है ताकि हम किसी और को पूरी तरह से पा सकें। हमारी बातचीत का सिलसिला अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। यह अब सिर्फ छोटे छोटे शब्दों या सामान्य बातों का आदान प्रदान नहीं था। यह एक गहरी समझ और आत्मीयता का रिश्ता बन चुका था।
हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए एक अहम जगह बना चुके हैं, लेकिन क्या वह सिर्फ एक पल था या कुछ और ज्यादा था? यह सवाल हमारे बीच अनकहा ही रह गया। वह रात किसी भोर की तरह थी जो धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया में थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह जागरण एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक ख्वाब जो कुछ समय बाद टूट जाएगा। तभी उसने उठकर खिड़की की ओर देखा, जहां चांद की हल्की रोशनी सब कुछ शांति से निहार रही थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं या ये रास्ते हमें चुनते हैं? मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद दोनों, क्योंकि जिंदगी कभी एक तरफा नहीं होती। हम जो महसूस करते हैं वही रास्ते हमें मिलते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुद से कहीं ज्यादा दिखाते हैं। वह पल हमारे बीच एक दूसरे की समझ और विश्वास को और गहरा कर गया था, और उसी क्षण मुझे यह एहसास हुआ कि कभी कभी सही व्यक्ति के साथ सही वक्त पर एक सामान्य सी मुलाकात भी एक अनमोल मोड़ बन जाती है, जो जीवन को अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। प्लीज दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। आपको रात का समय था। चांदनी धुंध से ढकी हुई थी और शहर की गलियां लगभग सुनसान थीं। 19 वर्षीय आर्यन, जो अपनी बहन रिया के साथ रहता था, आज अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आर्यन की मां बचपन में ही चल बसी थीं और उनके पिता शराब और जुए में डूबे अपने परिवार को छोड़ चुके थे। रिया, जो सिर्फ 15 साल की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। लेकिन आर्यन का रास्ता अलग था। गुस्सा, गरीबी और अन्याय ने उसे अपराध की दुनिया की ओर खींच लिया था। घटना की शुरुआत उस रात आर्यन अपने दोस्त कहे जाने वाले कुछ गैंग के लोगों के साथ एक चोरी करने निकला। शहर के बड़े व्यापारी महेश अग्रवाल के घर से एक बेशकीमती हीरा चुराने की योजना थी, लेकिन आर्यन को इस काम में एक अनजानी घबराहट हो रही थी। डर रहा है क्या? उसके साथी विक्रम ने ताने मारते हुए कहा। डर नहीं, बस सोच रहा हूं कि जो कर रहा हूं सही है या गलत, आर्यन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। सही गलत सोचने का वक्त नहीं है लड़के। अगर इस काम में फंस गए तो हम सब जेल जाएंगे, विक्रम ने उसे डांटा। चोरी के दौरान आर्यन को एक बंद दराज मिली। दराज खोलने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ पैसे और गहने नहीं, बल्कि महेश अग्रवाल की बेटी की डायरी भी थी। उस डायरी में लिखा था, पापा मुझे क्यों नहीं समझते? मैं उनकी कठपुतली नहीं बनना चाहती। मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक चाहिए। डायरी पढ़कर आर्यन को अचानक अपनी बहन रिया का चेहरा याद आया। रिया भी कई बार कहती थी कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। आर्यन का दिल झकझोर उठा। आर्यन, जल्दी करो, विक्रम ने आवाज लगाई। ये सब गलत है, मैं ये काम नहीं करूंगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। विक्रम ने उसे थप्पड़ मारा। अब दिमाग मत चला, तू हमारे साथ आया है तो काम पूरा करेगा। आर्यन और विक्रम के बीच झगड़ा बढ़ गया। मारपीट शुरू हो गई। आर्यन ने जैसे तैसे खुद को बचाया और वहां से भाग गया। आर्यन ने ठान लिया था कि वह अब अपनी बहन के लिए ईमानदारी का रास्ता अपनाएगा, लेकिन गैंग ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उनका साथ छोड़ा तो वे उसकी बहन को नुकसान पहुंचाएंगे। रिया को सच बताते हुए आर्यन ने कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने गलत रास्ता चुना। अब मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और गैंग के सारे राज खोल दिए। उसने अपनी सजा स्वीकार की। जेल में उसने पढ़ाई शुरू की और एक नई शुरुआत की। उधर रिया ने भी कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप पाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जेल से बाहर आने के बाद आर्यन ने एक सामाजिक संगठन शुरू किया जो गरीब बच्चों को अपराध की दुनिया से बचाकर उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करता है। हमारे अतीत की गलतियां हमारे भविष्य को तय नहीं करती। सही समय पर लिए गए फैसले ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं, आर्यन ने एक भाषण में कहा। यह कहानी सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, सही रास्ता चुनने और मेहनत करने से हर बाधा पार की जा सकती है। जीवन में प्रेरणा किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, बस सही चुनाव की जरूरत होती है।
आर्यन ने जेल में दिन बिताते हुए सिर्फ अपने अतीत के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपनी गलतियों से सबक लेते हुए खुद को बेहतर इंसान बनाने की ठानी। जेल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना और कैदियों के साथ उनके जीवन की कहानियां सुनना उसकी दिनचर्या बन गया। एक दिन जेल के एक बुजुर्ग कैदी रघु चाचा ने उससे कहा, बेटा, जिन गलियों में तुमने अपनी जिंदगी खराब की, वहीं किसी का जीवन संवारने का साहस दिखाओ। तुम हारने वालों में से नहीं लगते। इन शब्दों ने आर्यन के अंदर एक नई रोशनी जलाई। उसने ठान लिया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वह अपने जैसे युवाओं की मदद करेगा, जो गरीबी और लाचारी में गलत रास्ता चुन लेते हैं। दूसरी ओर रिया को भी अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद समाज ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई। कई लोगों ने कहा, एक अपराधी की बहन डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, इसे अपने पैर जमीन पर रखना चाहिए। लेकिन रिया ने इन तानों को अनसुना कर दिया। वह दिन रात मेहनत करती रही। स्कूल के बाद वह ट्यूशन पढ़ाती और बचे हुए समय में खुद की पढ़ाई करती। एक दिन जब रिया की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने महेश अग्रवाल के घर जाकर मदद मांगी। महेश, जो पहले आर्यन के अपराध से बेहद नाराज थे, ने रिया के आत्मविश्वास और साहस को देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। तुम्हारे भाई ने गलती की, लेकिन तुम्हारी मेहनत ईमानदार है। मैं तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करूंगा, महेश ने कहा। जब आर्यन जेल से बाहर आया तो उसे लगा कि उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है, लेकिन विक्रम और उसकी गैंग अब भी उसके पीछे थी। विक्रम ने उससे संपर्क किया और धमकी दी, तूने हमें पुलिस के सामने धोखा दिया, अब तुझे और तेरी बहन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आर्यन को समझ में आ गया था कि जब तक वह विक्रम जैसे लोगों का सामना नहीं करेगा, तब तक उसका और रिया का जीवन सुरक्षित नहीं होगा। आर्यन ने गैंग का सामना करने के लिए महेश अग्रवाल और पुलिस की मदद ली। एक सुनियोजित योजना के तहत उसने विक्रम और उसके गुर्गों को उनके ठिकाने पर बुलाया। आर्यन ने विक्रम से कहा, तुमने मुझे हमेशा डराया, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं। तुम जैसे लोगों को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही बात बढ़ी, दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। विक्रम ने आर्यन पर हमला किया, लेकिन इस बार आर्यन तैयार था। उसने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि पुलिस को समय पर सूचना देकर पूरी गैंग को पकड़वाने में मदद की। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद आर्यन ने अपने वादे को निभाते हुए गरीब बच्चों और युवाओं के लिए एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया, जिसका नाम उसने नई सुबह रखा। वह अपने अनुभवों से उन्हें सिखाता कि कैसे मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुनना जरूरी है। रिया ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और एक सम्मानित डॉक्टर बन गई। उसने गरीबों के लिए एक क्लिनिक खोला, जहां कम पैसे में इलाज की सुविधा दी जाती थी। एक दिन आर्यन और रिया ने अपने संगठन की पहली सालगिरह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। आर्यन ने मंच पर खड़े होकर कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन असली साहस अपनी गलती को सुधारने में है। मुझे उम्मीद है कि यह संगठन उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो अंधकार में हैं और उजाले की तलाश कर रहे हैं। उस दिन पूरे शहर ने आर्यन को अपराध की दुनिया से निकलकर समाज के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनते हुए देखा। आर्यन की कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां अधिकांश लोग अपनी हार मान लेते हैं। एक समय था जब वह अपराध की दुनिया में गहराई तक ढंसा हुआ था। दोस्तों के साथ गलत संगत और आसान पैसे की लालच ने उसे इस राह पर ला दिया था। लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन जब आर्यन ने देखा कि उसकी गतिविधियों से एक मासूम परिवार का जीवन बर्बाद हो गया है, तो उसका दिल टूट गया। उस मासूम बच्चे की आंखों में आंसू और उसकी मां की निराशा ने आर्यन को झकझोर दिया। वह समझ गया कि जो राह उसने चुनी थी, वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि उसके अपने लिए भी विनाशकारी थी। उस रात आर्यन ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बदल देगा। अगले दिन उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। जेल में रहते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने भीतर की रचनात्मकता को खोजा। उसने स्केचिंग और लेखन का सहारा लिया, जो उसके भीतर छुपी सकारात्मकता को बाहर लाने में मददगार साबित हुआ। सजा पूरी होने के बाद आर्यन ने एक संगठन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन युवाओं को सही राह दिखाना था जो अपराध की दुनिया में फंस चुके थे। वह उनके साथ समय बिताता,
उन्हें अपनी कहानियां सुनाता और उन्हें प्रेरित करता कि हर कोई अपनी जिंदगी को बदल सकता है। धीरे धीरे उसका संगठन सफल होने लगा। न केवल युवाओं को नई दिशा मिली, बल्कि समाज ने भी आर्यन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। वह अब उम्मीद की किरण के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो अंधकार में फंसा हुआ था। आज आर्यन का संगठन हजारों युवाओं की जिंदगी बदल चुका है। आर्यन की यह कहानी सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार कर, दूसरों की मदद कर और बेहतर इंसान बनकर कोई भी अपनी जिंदगी में उजाला ला सकता है। आर्यन की इस सफलता ने न केवल उसे एक नई पहचान दी, बल्कि समाज में एक नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार किया। उसका संगठन नव प्रभात अब शिक्षा, रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। एक दिन जब आर्यन अपने पुराने मोहल्ले से गुजरा, तो उसने देखा कि बच्चे उसी तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जिनसे वह कभी गुजरा था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इन बच्चों के लिए एक सामुदायिक केंद्र खोलेगा, जहां शिक्षा, खेल और करियर गाइडेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद सामुदायिक केंद्र प्रेरणा केंद्र का उद्घाटन हुआ। वह दिन आर्यन के लिए बेहद खास था। उसने बच्चों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने सपनों को बड़ा करो। मैं यहां तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़ा हूं। आर्यन की इस पहल ने बच्चों के जीवन में रंग भर दिए। धीरे धीरे उसके संगठन का काम अन्य शहरों तक भी फैलने लगा। हर बार जब कोई युवा अपनी सफलता की कहानी सुनाता, तो आर्यन की आंखों में वही चमक होती जो उसे उसकी कठिनाइयों के दिनों से आगे बढ़ने की ताकत देती थी। आर्यन का सफर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर हम अपने अंदर बदलाव लाने की ठान लें और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का इरादा रखें, तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। समय के साथ आर्यन की प्रेरणा से न सिर्फ उसके संगठन का दायरा बढ़ा, बल्कि उसने अपनी निजी जिंदगी में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। वह अब समाज के हर वर्ग से जुड़ने लगा था। गरीब, कमजोर और हाशिए पर पड़े हुए लोगों के लिए उसकी मदद हमेशा तत्पर रहती थी। एक दिन जब आर्यन अपने संगठन के एक कार्यक्रम में बोल रहा था, उसने देखा कि एक युवा लड़का मंच पर आते हुए काफी घबराया हुआ था। आर्यन ने उसे उत्साहित किया और पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? लड़के ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं वह लड़का हूं जिसे आपने बचपन में देखा था। मैंने आपकी मदद से खुद को बदलने की कोशिश की। आज मैं यहाँ खड़ा हूं क्योंकि आपसे मिली प्रेरणा ने मुझे जिंदा रखा। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराए। उसे समझ में आया कि उसकी मेहनत और उसकी मदद से एक और जिंदगी ने सकारात्मक दिशा पकड़ी है। यह पल उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। समाज में बदलाव लाने का उसका सफर अब और भी बड़ा हो चुका था। उसने और उसके टीम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े और भी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। उनका मिशन यह था कि हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिले और कोई भी अपने सपनों को केवल हालात की वजह से न छोड़ दे। इस दौरान आर्यन ने महसूस किया कि असली सफलता दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में ही है। आज जब वह अपनी पिछली कठिनाइयों को याद करता है, तो उसे लगता है कि यही उसकी असली ताकत थी। गिरने के बाद फिर से उठने का हौसला। उसकी यात्रा आज भी जारी थी, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ अपने सपनों पर नहीं, बल्कि औरों के सपनों को पूरा करने पर भी थीं। आर्यन ने यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे में एक छोटा सा दीपक होता है जो रास्ता दिखाता है। यह कहानी दिखाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें सच्चा इंसान बनने का मौका देती हैं। आर्यन और रिया ने अपने संघर्षों से यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। एक बहुत ही खूबसूरत महिला, जिसका नाम बबीता होता है, उसने 2 अंग्रेजों को कमरा किराए पर दे दिया था। अंग्रेज, जिनके नाम गैरी और मर्फ होते हैं, लगभग 40 साल के हट्ट-कट्टे मर्द होते हैं, और दोनों को कमरा देने से पहले यह बोला गया था कि 3 दिन के बाद, यानी कि जैसे ही चौथा दिन होगा, तो मैं तुमसे किराया वसूल करूंगी। दोनों ही अंग्रेज रात भर बैठकर शराब पिया करते थे और दिन में इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। इस तरह से चौथा दिन आ जाता है। रात के तकरीबन 9 बजे का समय होता है।
बबीता रात के ठीक 9 बजे के आसपास इनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद इन दोनों से अपना किराया मांगना शुरू कर देती है। दोनों की नज़र जैसे ही बबीता पर पड़ती है तो इसको देखकर यह मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही गोरा संगमरमर जैसा बदन होता है और देखने में बड़ी खूबसूरत होती है। ये दोनों अंग्रेज, जिनके नाम गैरी और मर्फ होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें एक रात का बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा अगर तुम हमारे साथ एक रात गुजार लेती हो। तो बबीता के मन में ख्याल आने लगते हैं कि एक ही रात की तो बात है, बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन बबीता नहीं जानती थी ये दोनों गौरे अंग्रेज इसकी कितनी हालत खराब करने वाले थे, और इस तरीके से बबीता मान जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुसजीता। आज की हमारी कहानी बहुत ही गहराई, भावनात्मक के साथ सच्ची कहानी की शुरुआत होती है। दिल्ली के रामनगर इलाके से, और इसी इलाके में रहती है खूबसूरत महिला बबीता, जो कि देखने में बिल्कुल एक चांद की परी जैसी दिखाई देती है। इसकी उम्र 32 साल की हो चुकी है, लेकिन देखने में अब भी यह 22 साल की खूबसूरत लड़की की तरह दिखाई देती है। इसके गुलाबी होंठ, गोरा बदन होता है। मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं इसकी तरफ एकटक देखकर इसको सीटियां बजाते थे। वह इतनी खूबसूरत महिला होती है। इसका पति रोशन सिंह, और इन दोनों के पास कम से कम 6 से 7 कमरे होते हैं, और इन सभी कमरों को यह किराए पर देते थे और भारी भर कम पैसा कमाया करते थे। इन दोनों की एक ही बेटी 10 साल की होती है, जिसका नाम काव्या होता है। काव्या, जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ती है, और एक हॉस्टल में इसको भेज दिया गया था। वहीं पर रहकर ये अपनी पढ़ाई करती है और वहीं पर हमेशा के लिए रहती है। घर पर कभी कभार आ जाया करती थी। दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। इसका पति रोशन सिंह बबीता से काफी खुश होता है, और बबीता भी अपने पति रोशन से काफी खुश होती है। लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। एक दिन रोशन काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है, और बीमार इतना ज्यादा पड़ जाता है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे इसको एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। इसको तो एक लाइलाज बीमारी हो गई है, और लाइलाज बीमारी जब बताई जाती है तो बबीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बबीता को बताते हैं कि तुम्हारे पति रोशन सिंह को तो एड्स हो चुका है। और इस तरह से जैसे ही बबीता को इस बात का पता चलता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कांपना शुरू कर देती है, और इसके बाद बबीता अपना भी चेकअप करवाती है। जैसे ही चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर बबीता को कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने पति के साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। अगर तुम दोनों शारीरिक संबंध बनाओगे तो तुम्हें भी यह लाइलाज बीमारी लग जाएगी, जिसके कारण तुम्हारी भी मौत हो सकती है, और तुम्हारा पति चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है। बबीता अपने पति रोशन सिंह को लेकर अपने घर पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें लाइलाज बीमारी कैसे हो गई है। दरअसल ये रोशन सिंह जो है, जैसे ही शाम होती थी तो शाम के समय कोठों पर जाना शुरू कर दिया करता था और वेश्याओं के साथ भी सोया करता था, जिसके कारण वहीं से इसको ये लाइलाज बीमारी लग गई थी। और इस तरह से इसने साफ साफ शब्दों में अपनी पत्नी बबीता को सब कुछ बता दिया था। तब बबीता इसके साथ संबंध बनाने से डरने लगती है, इसके साथ सोने से डरने लगती है। वह इस बात की कसम खा लेती है कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जीवन में अब शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यह मरने से डरती थी, और सभी लोग डरते हैं दोस्तों, मरने से। और इस तरह से 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन बबीता के अंदर अपनी जवानी का जोश उबलने लगता है। इसके दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाती है। अब यह सोचने लगती है कि मुझे किसी न किसी गैर मर्द के साथ अपने शारीरिक संबंध जोड़ लेने चाहिए। और इसी बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर गैरी और मर्फ, 2 गोरे अंग्रेज, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां से सीधे ही एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वह दोनों खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद एक बहुत ही अच्छा गार्ड ढूंढ लेते हैं। गार्ड ढूंढने के बाद यह पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों को देखते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय दोनों अंग्रेज गार्ड को कहने लगते हैं कि हमें शांत इलाके में रहना है, किसी अच्छे से कमरे में रहना है, और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कमरे का प्रबंध कर लो। और इस तरह से यह जो गार्ड होता है
ढूंढते ढूंढते इस बबीता के घर तक पहुंच जाता है और कहने लगता है कि बबीता जी, हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। इस कमरे में 2 गोरे अंग्रेज रहने वाले हैं। जैसे ही बबीता इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि हमारे पास एक कमरा खाली पड़ा है, उस कमरे को हम किराए पर दे देंगे, लेकिन जो किराया है वह 3 दिन के बाद हम जरूर ले लेंगे। अब इसके बाद गार्ड इन दोनों गोरे अंग्रेज गैरी और मर्फ को लेकर बबीता के घर पर पहुंच जाता है और इसके बाद यह दोनों अंग्रेज इस कमरे में अपना सामान रखते हैं। लेकिन इसी बीच बबीता दोनों गोरे अंग्रेज को साफ साफ शब्दों में कहने लगती है कि 3 दिन के बाद मैं तुमसे किराया वसूल कर लूंगी। चौथा दिन अगर हो गया तो यहाँ से अपना सामान बांध लेना और यहाँ से निकल जाना। गैरी और मर्फ कहने लगते हैं कि हम 3 दिन के बाद तुम्हें किराया दे देंगे, इस किराए की तुम फिक्र मत करो। और इस तरह से दोनों ही गोरे अंग्रेज रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो गुजर जाता है। दूसरे दिन दोनों ही गोरे अंग्रेज अपने गार्ड को लेकर फिर से दिल्ली में घूमने निकल जाते हैं और काफी अच्छे अच्छे स्थान देखने के बाद थक हार कर शाम के समय अपने कमरे पर आकर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में टल्ली होने के बाद इन गोरे अंग्रेजों में से एक गोरा अंग्रेज, जिसका नाम मर्फ होता है, बबीता के पास आता है और कहने लगता है कि बबीता जी, हमारे लिए कोई अगर अच्छी सी लड़की मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। बबीता इनको कहने लगती है कि मेरे इस कमरे में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है और ना ही तुम दोनों को यहाँ पर कोई लड़की मिलने वाली है। मर्फ वहां से चला जाता है और इस रात भी ये दोनों गोरे अंग्रेज काफी शराब पीकर नश में टल्ली होकर बड़ी चैन की नींद सो जाते हैं। और इस तरह से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन का समय गुजरने के बाद जैसे ही चौथा दिन होता है, चौथे दिन की रात आती है। दोनों गोरे अंग्रेज बैठकर अच्छे तरीके से शराब पी रहे होते हैं। रात के ठीक 9 बजे के बाद बबीता इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा किराया दे दो। दोनों गोरे अंग्रेजों की नजर आज बबीता पर पड़ चुकी थी। बबीता देखने में काफी सुंदर होती है। इसके उभरी हुई छाती, गुलाबी होंठ और बड़े बड़े वो होते हैं जिसको देखकर दोनों गोरे अंग्रेजों का मन डगमगा गया था और बबीता को साफ साफ शब्दों में कहने लगते हैं कि यह लो, पकड़ो अपना किराया, लेकिन आज की रात तुम हमारे साथ गुजारो। इस रात को हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने वाले हैं। बबीता को काफी ज्यादा लालच आ जाता है और उसका पति भी आज भाग्यवश बाहर चला गया था, जिसके कारण बबीता अपने घर पर अकेली होती है। जैसे इसको पैसों का लालच आता है तो दोनों गोरे अंग्रेजों को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन में यह भी सोचती है कि यह तो 40 से 45 साल के बुढ़े हैं, ये मेरे साथ कुछ देर तक संबंध बनाएंगे और मुझे बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह दोनों गोरे अंग्रेज गैरी और मर्फ इसकी कितनी हालत खराब करने वाले हैं। इसके बाद दोनों अंग्रेज अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और इसके कपड़े को उतारना शुरू कर देते हैं। इसको बिना कपड़ों के करने के बाद दोनों ही गोरे अंग्रेज बड़े अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और शारीरिक संबंध बनाते बनाते इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। यह मन में सोचने लगती है कि आज तो मैं बुरी फंसी हुई हूँ और पूरी उम्र इस रात को मैं याद रखने वाली हूँ। और इस तरह से गोरे अंग्रेज दोनों ही इसके साथ पूरी रात अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं और अपनी खुशी यानी कि अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन यह जो महिला बबीता होती है, यह अगले 2-3 दिन तक ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती है। इस तरह से अब बबीता इन दोनों के साथ अपने हर रोज शारीरिक संबंध बनाने लगती है और इनसे काफी पैसे ठगना शुरू कर देती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आपका घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। इसी बीच इस बात की खबर पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती है। उनको भी इस बात की भनक लग जाती है और जैसे ही इसके पति को यह बात बताई जाती है तो इसका पति आग बबूला हो जाता है। दोनों अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू कर देता है, साथ में अपनी पत्नी की भी पिटाई करना शुरू कर देता है। और इसके बाद तो यह खबर जो है सोशल मीडिया पर जब वायरल होना शुरू हो जाती है तो इस महिला बबीता की जमकर बदनामी होती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि एक महिला ने विदेशियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बना लिए थे और इस तरह से यह बबीता मजाक बनकर रह जाती है। कई दिनों तक सोशल मीडिया पर जमकर बवाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पति कुछ दिनों के बाद इस बबीता नाम की महिला को तलाक दे देता है, जबकि उसको एड्स भी था। और इस तरह से
इस महिला बबीता ने लालच में आकर इन दो गोरे अंग्रेजों के साथ अपने नाजायज रिश्ते को कायम किया था। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। जैसे जैसे समय बीता, बबीता की मेहनत और सच्चाई ने उसे एक नई पहचान दिलाई। गांव के लोग जो पहले उससे कटे कटे रहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपनी छोटी सी सिलाई कढ़ाई के केंद्र को एक बड़े सहकारी संगठन में बदल दिया, जहां गांव की कई महिलाएं काम करने लगीं। बबीता अब न केवल अपने जीवन को सुधार रही थी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा जलसा हुआ, जिसमें जिला अधिकारी भी आए। उन्होंने बबीता के कार्यों की सराहना की और उसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सम्मानित किया। बबीता ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करके सुधार करना ही इंसान को बड़ा बनाता है। मैं हर महिला से कहना चाहती हूँ कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हार मत मानो। सच्चाई और मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। उसके इस भाषण ने सभी का दिल जीत लिया, लेकिन बबीता की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही समय बाद वही अंग्रेज जिनके साथ बबीता ने नाजायज रिश्ता रखा था, वापस लौट आए। अब वे पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे और अपने पुराने रिश्ते का फायदा उठाकर बबीता के संगठन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अंग्रेजों ने बबीता को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाएंगे और उसका सम्मान मिट्टी में मिला देंगे। बबीता इस बार कमजोर नहीं पड़ी। उसने गांव वालों के सामने सारा सच रखते हुए उनकी मदद मांगी। गांव वालों ने इस बार बबीता का पूरा समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजों को गांव से बाहर करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया। बबीता के नेतृत्व में गांव के लोगों ने यह साबित कर दिया कि एकता में बड़ी ताकत होती है। अंततः अंग्रेज गांव छोड़कर चले गए और बबीता का संगठन पहले से भी अधिक मजबूत बन गया। बबीता की यह कहानी न केवल उसकी जीत थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बनी जो जीवन में कभी हार मानने की कगार पर होता है। सच्चाई, मेहनत और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जीवन में कितनी भी ठोकरें क्यों न आएं, हमेशा डटकर खड़े रहो। यही सफलता की कुंजी है। बबीता का जीवन एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों था। उसने लालच में आकर जो निर्णय लिया, उससे उसे अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। एक समय था जब बबीता का नाम गांव में बदनामी का प्रतीक बन गया था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकारा और अपने जीवन को बदलने का साहस किया। लालच और भ्रम के अंधेरे से निकलकर बबीता ने खुद को नए सिरे से बनाया। उसने महसूस किया कि असली सम्मान और खुशी दूसरों की मदद करने में है। इस सोच के साथ उसने अपने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए कदम उठाए। उसके प्रयासों ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। जहां पहले महिलाएं केवल घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, वहीं अब वे अपने हुनर के दम पर अपने परिवारों को आर्थिक सहारा देने लगीं। बबीता ने अपनी मेहनत और सच्चाई से न केवल खुद की, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। उसके पुराने गलत फैसले फिर से उसका पीछा करने आए, जब वे अंग्रेज लौट कर आए और उसे धमकी देने लगे। बबीता के सामने दो रास्ते थे, या तो डर कर झुक जाए या अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़े। उसने अपने डर को दूर कर गांव वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। गांव वालों की एकता और बबीता की दृढ़ता ने उन अंग्रेजों को हमेशा के लिए गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये जीत केवल अंग्रेजों पर नहीं थी, बल्कि यह बबीता की अपने पुराने अतीत पर जीत थी। बबीता की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अगर वह उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करे। जीवन में हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिल सकता है, लेकिन उस मौके का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाइए। सच्चाई, मेहनत और एकता से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। बबीता अब केवल अपने गांव की एक महिला नहीं थी, वह एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जो हर व्यक्ति को सिखाती है कि बदलाव कभी भी संभव है, अगर हम उसे पूरे दिल से अपनाएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।